सोचिए, क्या एक अकेला विचार, एक सिंगल आइडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सदियों पुराने साम्राज्यों को जमींदोज कर दे और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। आज हम उसी एक विचार की कहानी में उतरने वाले हैं, रूसी क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ रूस को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और समाज की दिशा ही मोड़ दी। तो यही है वो बड़ा सवाल। एक आइडिया आखिर पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? कैसे कोई एक सोच करोड़ों लोगों के मन में इस तरह घर कर जाती है कि वो समाज की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दे? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से। ये वो दौर था जब फ्रांसीसी क्रांति की चिंगारी, समझ लीजिए, पूरे महाद्वीप में आग लगा चुकी थी। हवा में ना आज़ादी और बराबरी जैसे नए नए विचार तैर रहे थे, और इसका असर ये हुआ कि सदियों से चली आ रही राजशाही की नींव अब कांपने लगी थी। और देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की आग सिर्फ पेरिस तक ही नहीं रुकी। स्वतंत्रता, समानता, ये विचार तो जैसे जंगल की आग की तरह सीमाओं को लांघकर पूरे यूरोप में फैल गए। और इसने ना एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जहां अब किसी भी तरह की सामाजिक या राजनीतिक उथल-पुथल होना बस तय था। और इसी माहौल में यूरोप का भविष्य कैसा हो, इसे लेकर कई राजनीतिक विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। हर किसी के पास समाज को चलाने का एक अलग ही नजरिया था। उस वक्त यूरोप में ना विचारों का एक महासंग्राम सा चल रहा था। अच्छा, एक तरफ थे उदारवादी यानी लिबरल्स। ये बदलाव तो चाहते थे, पर ऐसा बदलाव जिसमें वोट देने का हक सिर्फ अमीरों को मिले। फिर दूसरी तरफ थे रैडिकल, जो बहुमत की सरकार चाहते थे और औरतों समेत सभी को अधिकार देने की बात करते थे। और फिर इन दोनों के बीच में थे रूढ़िवादी, मतलब कंजर्वेटिव्स, जो पुरानी दुनिया को बचाने की कोशिश में थे, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब बदलाव की जरूरत को मानने लगे थे। और जानते हैं, इसी टकराव के बीच से एक ऐसा विचार निकला जो इन सबसे कई ज्यादा क्रांतिकारी था, समाजवाद। समाजवादियों का कहना था कि भाई, सारी समस्या की जड़ तो निजी संपत्ति है। उनका मानना था कि जब तक फैक्ट्रीज, जमीन और बैंक जैसी बड़ी बड़ी चीजें कुछ लोगों के हाथ में रहेंगी, तब तक बराबरी आ ही नहीं सकती। तो समाधान क्या है? समाधान है सब कुछ समाज का हो। और फिर कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उनका साफ मानना था कि भाई देखो, जब तक प्राइवेट मालिक सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करते रहेंगे, तब तक मजदूरों की हालत कभी सुधर ही नहीं सकती। उनके हिसाब से इसका एक ही रास्ता था, पूंजीवाद को उखाड़ फेंको और एक ऐसा साम्यवादी समाज बनाओ जहां सब कुछ समाज के कंट्रोल में हो। अब देखिए, ये सारे विचार तो पूरे यूरोप में फैल रहे थे, लेकिन रूस में उन्हें ऐसी जमीन मिली जो मानो पहले से ही बारूद से भरी हुई थी। सच पूछे तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य एक ज्वालामुखी जैसा था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। 85%, 85%, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। रूस की 85% आबादी किसान थी। मतलब साफ था, देश की धड़कन तो गांव में बसती थी, और वो धड़कन जमीन की समस्याओं और गरीबी की वजह से अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। और यहां असमानता की खाई बहुत गहरी थी। सोचिए, एक तरफ जार और उसके अमीर साथियों के आलीशान महल थे, और दूसरी तरफ वो किसान थे जो उन जमीनों पर दिन रात मेहनत करते थे, जिनके मालिक या तो कोई सामंत थे, या खुद राज परिवार, या फिर चर्च। और अपनी मेहनत का उन्हें मिलता क्या था? बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसान परेशान थे। शहरों में जो औद्योगिक मजदूर थे, उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जार निकोलस II के तानाशाही शासन में उनसे दिन में 10 से 15 घंटे काम लिया जाता था। मजदूरी ना के बराबर, और अधिकार वो तो थे ही नहीं। मतलब चाहे किसान हो या मजदूर, दोनों का ही बुरी तरह शोषण हो रहा था। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। ये उस प्रेशर कुकर पर आखिरी हथौड़े जैसा था। इस युद्ध ने रूस को तोड़कर रख दिया। 70 लाख से ज्यादा मौतें, शहरों में खाने की रोटी तक की किल्लत, और सरहद पर वो सैनिक जिनका लड़ने का हौसला ही टूट चुका था। हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। इसी उथल-पुथल के बीच साल 1917 रूस के लिए एक ऐसे नाटक की तरह आया जिसके 2 अंक थे। एक ऐसा नाटक जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साल वाकई किसी तूफान की तरह आया। फरवरी में जार की सत्ता गिर गई, अप्रैल में लेनिन वापस रूस लौटे और राजनीति में भूचाल आ गया, और अक्टूबर आते आते बोल्शेविकों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर रूस की पूरी किस्मत पलट गई। तो पहला अंक था राजशाही का अंत।
फरवरी की क्रांति न बिल्कुल अचानक हुई। इसकी शुरुआत महिलाओं ने की थी, जो बस रोटी की मांग कर रही थीं। लेकिन ये विरोध इतना फैल गया, इतना बड़ा हो गया कि सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और आखिर में ज़ार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। बस सदियों पुरानी राजशाही खत्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नाटक का दूसरा अंक अभी बाकी था, बोल्शेविकों का कब्जा। अक्टूबर की क्रांति फरवरी वाली क्रांति की तरह अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी योजना थी। व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविकों ने उस वक्त की कमजोर सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। ये एक बहुत ही निर्णायक कदम था। तो सवाल यह है कि बोल्शेविकों ने आखिर लोगों का दिल जीता कैसे? जवाब लेनिन के इन 3 नारों में है। उन्होंने वही कहा जो हर सैनिक, हर किसान और हर मजदूर सुनना चाहता था। युद्ध खत्म करो, सारी जमीन किसानों को और बैंकों पर सरकार का कब्जा हो। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरतें थीं। अब जब सत्ता हाथ में आ गई तो बोल्शेविकों ने फौरन और बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लागू करने शुरू कर दिए। उनका एक ही मकसद था, एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाना। और ये बदलाव किसी तूफान की रफ्तार से आए। रातों रात ज्यादातर बैंकों और इंडस्ट्रीज पर सरकार का कंट्रोल हो गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उसे सामंतों से छीनने की इजाजत मिल गई। पुराने अमीर लोगों के सारे खिताब, सारी उपाधियां बैन कर दी गईं। और देखते देखते रूस नई कम्युनिस्ट पार्टी के राज में एक दलीय राज्य बन गया। लेकिन हाँ, ये नई दुनिया इतनी आसानी से नहीं बनी। इस क्रांति के बाद एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे उनके सारे दुश्मन, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता था। इस जंग ने देश को तबाह कर दिया, लेकिन आखिरकार 1920 तक जीत रेड्स की ही हुई। पर रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। इस क्रांति ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। इसने सोवियत संघ नाम की एक नई सुपर पावर को जन्म दिया। दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने उन करोड़ों लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने का हौसला दिया जो उस वक्त गुलाम थे। सोवियत संघ की विरासत को अगर देखें तो उसके 2 पहलू हैं। एक तरफ उसने एक पिछड़े हुए देश को एक बहुत बड़ी औद्योगिक और सैन्य ताकत बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये सब एक दमनकारी सरकार के राज में हुआ, जहां नागरिकों को उनकी बुनियादी आज़ादी तक से दूर रखा गया। मतलब आर्थिक तरक्की की कीमत तानाशाही और दमन से चुकाई गई। और यहीं पे हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस लौटते हैं। रूसी क्रांति ने एक रास्ता चुना था, समानता का रास्ता, भले ही उसकी कीमत आज़ादी से चुकानी पड़ी। आज 1 सदी से भी ज़्यादा समय बाद दुनिया अब भी उसी सवाल से जूझ रही है। समानता और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? और सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये संघर्ष कभी खत्म भी होगा?